नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द गुरु में। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर सेट्स। पिछले वीडियो में हमने रिक्त समुच्चय के बारे में पढ़ा था, साथ ही परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होता है ये भी हमने देख लिया था। उसके बाद में हमने समान समुच्चय के बारे में भी कुछ डिस्कस किया था। इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 1.2 को भी पिछले वीडियो में सोल्व कर लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं उप समुच्चय से। आपके सामने दो समुच्चय दिए गए हैं। पहला समुच्चय अक्स क्या प्रदर्शित कर रहा है? आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, और साथ में वाई आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। आप देख सकते हैं कि जो वाई का प्रत्येक अवयव है वो अक्स का भी एक अवयव है। तो हम क्या कहेंगे कि वाई अक्स का एक उप समुच्चय, यानी कि हमारे विद्यालय में सारे विद्यार्थी आ रहे हैं और आपकी कक्षा में जो विद्यार्थी हैं वो भी विद्यालय के ही विद्यार्थी हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो वाई के जो अवयव हैं, यानी कि कक्षा के जो विद्यार्थी हैं वो अक्स के अवयव यानी विद्यालय के सारे अवयवों में आ गए हैं। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम? वाई अक्स का क्या है? एक उप समुच्चय है। इसको हम प्रदर्शित किससे करेंगे? अक्स, ये वाला साइन, और वाई। इस साइन को हम पढ़ते हैं कि अक्स एक उप समुच्चय है वाई का। अक्स इज ए सबसेट ऑफ वाई। अब अगर हम उप समुच्चय की परिभाषा देना चाहें तो क्या हो जाएगी? परिभाषा क्या हो जाएगी कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का क्या कहलाता है? उप समुच्चय कहलाता है। अब दूसरे शब्दों में इसको व्यक्त करना चाहें तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी यदि ए बिलोंग्स टू ए। दिस इंप्लाइज, इसको बोलते हैं हम दिस इंप्लाइज या इंप्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या है? ए उप समुच्चय है बी का यदि ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए में बिलोंग कर रहा है, ए में विद्यमान है, साथ ही ए बी में भी विद्यमान है। यदि ए बी का उप समुच्चय नहीं है तो हम इसको लिखेंगे ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। इस वाले साइन से इसको प्रदर्शित करेंगे। अब यदि ए को बी का उप समुच्चय होने के लिए एकमात्र कंडीशन क्या है कि ए का प्रत्येक अवयव किसमें हो? बी में हो। ए का प्रत्येक अवयव किसमें हो? बी में हो। यह संभव नहीं है कि बी का प्रत्येक अवयव भी ए में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि ऐसा हो, कैसा हो कि बी का प्रत्येक अवयव भी ए में हो, तो हम क्या लिखेंगे? बी उप समुच्चय किसका है? ए का है। इस दिशा में क्या लिखेंगे हम कि ए उप समुच्चय बी का है और बी उप समुच्चय ए का है। तो हम इसको इस साइन से प्रदर्शित करेंगे और लिखेंगे ए बराबर बी। अर्थात यदि दो समुच्चय एक दूसरे के उप समुच्चय हो तो वो दोनों समान समुच्चय होते हैं। इस साइन को हम बोलते हैं यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ व्हेन ए इक्वल टू बी। कब होगा संभव? जब दोनों समान समुच्चय हों। इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय तो होता है। अर्थात यदि हमारे पास कोई समुच्चय ए है तो वो खुद का उपसमुच्चय तो होगा ही होगा। तो हम इसको लिखेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ ए। साथ ही फाई क्या होता है? रिक्त समुच्चय होता है जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है। अर्थात फाई सबका उपसमुच्चय होता है, सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है फाई। अब हम उपसमुच्चयों पर कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है क्यू से हम किसको प्रदर्शित करते हैं? परिमेय संख्याओं के समुच्चय को। और आर से किसको प्रदर्शित करते हैं? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याओं का उप समुच्चय होती हैं। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखना चाहें कि संख्या 56 के सभी भाजकों का समुच्चय। 56 के भाजक हम लिखना चाहें तो क्या क्या लिखेंगे? 56 के भाजक 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 14 हो गया, 28 हो गया और 56 हो गया। ये क्या हो गए? 56 के सभी भाजकों का समुच्चय हो गया। अब इसमें दूसरा समुच्चय बी दिया है। क्या समुच्चय दिया है? कि संख्या 56 के सभी अभाज्य भाजकों का समुच्चय है। तो अभाज्य भाजक कौन कौन से हो जाएंगे? 2, 7, यही होंगे अभाज्य भाजक। ये समुच्चय बी है और ये समुच्चय ए है। ये वाला समुच्चय ए है। तो आप देख सकते हैं ए में जो अवयव है वो बी में भी विद्यमान है। तो हम क्या लिख देंगे? बी इज ए सबसेट ऑफ ए। साथ में तीसरा समुच्चय क्या दिया है? समुच्चय ए बराबर 1, 3, 5 ये है। और दूसरा समुच्चय क्या है? अक्स सच दैट, इस प्रकार से है संख्या 6 से कम विषम प्राकृत संख्याएं।
6 से कम विषम प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? 1 होती है, 3 होती है और 5 होती है। ये 6 से कम विषम प्राकृत संख्या होती है। ये समुच्चय हमारे पास बी दिया है। तो आप देख सकते हैं ए के अवयव हैं, बी में भी हैं और बी के अवयव ए में भी है। तो क्या लिखेंगे हम? ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल बी, अर्थात ये दोनों समान समुच्चय हो गए। अगला एग्जाम्पल हमारे पास दिया है, ए ये समुच्चय दिया है, बी ये समुच्चय दिया है। आप देख सकते हैं कि जो ए के अवयव है वो ना तो बी में है, साथ ही बी के जो अवयव है वो ना ही ए में है। तो क्या लिखेंगे हम? इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, अर्थात दोनों एक दूसरे के उपसमुच्चय नहीं है। अब मान लीजिए कि आपके पास ए और बी दो समुच्चय हैं, साथ ही ए इज ए सबसेट ऑफ बी और ए डज नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए बी का उपसमुच्चय तो है लेकिन दोनों समान समुच्चय नहीं है। तो ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है, साथ ही बी ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो समुच्चय ए दिया है हमारे पास और समुच्चय बी दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ए क्या है? ए बी का, आप देख सकते हैं ए बी का उपसमुच्चय है लेकिन ए डज नॉट इक्वल टू बी है। तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? उचित उपसमुच्चय, और बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? अधिसमुच्चय। अब अगर किसी समुच्चय में केवल एक ही अवयव हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? एकल समुच्चय। जैसे कि एग्जांपल ये रहा, हमारे पास एक ही अवयव है यहाँ पर ए। अब एक एग्जांपल नंबर 9 देख लेते हैं। हमारे पास कुछ समुच्चय दिए गए हैं और पूछा है कि कौन सा किसका उपसमुच्चय है। जैसे कि पहला पूछा है फाई क्या बी का सबसेट है? हम जानते हैं कि फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, तो हम लिख देंगे फाई इज ए सबसेट ऑफ बी। अब ए क्या बी का उपसमुच्चय है? देख सकते हैं आप, ए में 1 और 3 आ रहा है, बी में 1 5 9 आ रहा है, मतलब बी ए के सारे अवयव बी में नहीं है, तो ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। इसी तरह से ए सी का उपसमुच्चय है क्या? देख सकते हैं 1 और 3 इसमें आ रहा है, तो ठीक है, लिख देंगे हम ए इज ए सबसेट ऑफ सी। इसी तरह से बी सी में आ रहा है तो हम क्या लिख देंगे? बी इज ए सबसेट ऑफ सी। अब हम देखते हैं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय क्या होते हैं। चलिए देख लेते हैं। हमारे सामने कुछ समुच्चय दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं? पहला दिया प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या होता है? 1 2 3 4, ये जितनी भी संख्याएं होती हैं 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं होती है। पूर्णांकों का समुच्चय जेड दिया गया है, जिनमें -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, मतलब पूर्ण अंक होने चाहिए, इसमें प्लस माइनस धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं आ जाती हैं। इसी तरह परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यू दिया गया। परिमेय संख्याएं क्यों होती हैं कि अक्स सच दैट अक्स बराबर क्या होता है? पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जेड एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्याएं क्या होंगी? जिनको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी और क्यू के भागफल के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर पी और क्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, मतलब इन सारी संख्याओं में से बिलोंग करनी चाहिए। साथ में क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। जैसे कि एग्जाम्पल देखना चाहिए तो हमारे पास एग्जाम्पल हो गया -5, इसको हम -5/1 के रूप में लिख सकते हैं क्या? पी और क्यू के रूप में लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन थी कि पी और क्यू पूर्णांकों में होने चाहिए, तो 5 भी पूर्णांक है, -5 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। साथ में क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्यू यहाँ पर 0 नहीं है, तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गई। ऐसे -11/3 2/3 4/5 1/2 ये सारी क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या हो जाएंगी। अपरिमेय संख्याओं को हम टी से प्रदर्शित करते हैं, टी से अपरिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। अब अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी? इस प्रकार से कि अक्स सच दैट अक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब ये वास्तविक संख्याओं से बिलोंग करती हैं, लेकिन अक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, लेकिन ये परिमेय संख्याओं से बिलोंग नहीं करती हैं। इसका मतलब क्या है? वास्तविक संख्याओं में से आप परिमेय संख्याओं को निकाल दो, बाकी जितनी भी संख्याएं बच जाएंगी वो क्या जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं। इसको लिख देंगे r माइनस क्यू। r यहाँ पर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और q क्या है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। वास्तविक संख्याओं में से परिमेय संख्या निकाल दो, ये वाली 1/2 -5/1 2/3 4/5 जितनी भी संख्याओं को हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उन सारी संख्याओं को निकाल दो और बाद में जितनी संख्याएं बचेंगी वो क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। अब हमने पहले वीडियो में कुछ समुच्चय के बारे में देखा था, तो देख लेते हैं कौन सा समुच्चय किसका सबसेट होता है। अब हमने देखा है कि जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती हैं।
इसी तरह जो पूर्णांक संख्या होती है उसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही संख्या आ जाती हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो प्राकृत संख्या होती है वो सबसेट ऑफ किसका होता है, जेड का सबसेट होता है। अब परिमेय संख्या में हमने क्या देखा है, जिसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख पा रहे हैं वो क्या हो रही है, परिमेय संख्या हो रही है। जैसे -5 भी आ गया, 2/3 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, ये सारी संख्या क्या आ जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो यहाँ पर 1, 2 ये सारे क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। -5, -1, -2 ये पूर्ण संख्याएं भी हैं, ये पूर्णांक भी हैं। तो हम क्या लिख देंगे, n एंड z इज ए सबसेट ऑफ q। और ये सारी की सारी संख्याएं किस में आ जाती हैं, वास्तविक संख्याओं में आ जाती हैं। तो ये सारे किसके सबसेट हो जाएंगे, वास्तविक संख्याओं r के। लेकिन हमने देखा है कि जो अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है वो इनमें नहीं आता है, मतलब इनसे अलग होता है। वास्तविक संख्याओं में से परिमेय संख्याओं को निकालने पर जो समुच्चय बचता है वो होता है अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो क्या जो अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है वो रियल नंबर्स का उपसमुच्चय तो होता है, वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय तो होता है, लेकिन हम बोल सकते हैं जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है वो अपरिमेय संख्याओं का उपसमुच्चय नहीं होता है। साथ ही ये ना परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है, ना ही पूर्णांकों का उपसमुच्चय होता है। अब अंतराल r के उपसमुच्चय के रूप में हम देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो संख्याएं हैं a और b जो वास्तविक संख्याओं में से बिलोंग करती हैं। साथ में ये कंडीशन हो रहा है a लेस देन b है। तब हम वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ले रहे हैं y सच दैट y इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। इसको हम क्या बोलेंगे, विवृत अंतराल बोलेंगे। विवृत अंतराल, इसको खुला अंतराल भी बोलते हैं, साथ में ओपन इंटरवल भी बोलते हैं। साथ में इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a, b और इसको छोटे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। इसमें क्या होता है, a और b के बीच स्थित सभी बिंदु आ जाते हैं, लेकिन इसमें a और b को शामिल नहीं करते हैं। ये जो एंड पॉइंट और ये जो अंत वाले बिंदु होते हैं इनको इसमें हम शामिल नहीं करते हैं। दूसरा समुच्चय हमारे पास इस प्रकार से है कि अक्स सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b। यहाँ पर हमने a और b को भी शामिल कर लिया है। इसको हमें a और b लिखकर बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं संवृत अंतराल, क्लोज इंटरवल। क्या होता है क्लोज इंटरवल, वह अंतराल जिसमें अंत वाले बिंदु भी आ जाते हैं, संवृत या बंद अंतराल कहलाता है। इसमें a और b के बीच में जितने बिंदु आते हैं वो तो आते रहते हैं, साथ में a और b को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। अब कुछ ऐसे अंतराल भी होते हैं जो अंत बिंदु पर बंद और दूसरे पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इधर से बंद है और इधर से खुला है, मतलब यहाँ पर a सम्मिलित है और b सम्मिलित नहीं है, शामिल नहीं है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन b। इस वाले में इधर से ये खुला है और इधर से बंद है, मतलब a शामिल नहीं है, b शामिल है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, x सच दैट x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन इक्वल टू। एग्जाम्पल दिया है, समुच्चय a हमारे पास है ओपन इंटरवल -3,5, साथ में समुच्चय b है क्लोज इंटरवल -7,9। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a इज ए सबसेट ऑफ b। यानी कि इसमें कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, इस वाले अंतराल में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, -3 और 5 के बीच में -3 और 5 को छोड़ दो, बाकी सारी संख्याएं आ जाएंगी। इसमें आ जाएंगी -7 से 9 तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी आ जाएंगी, -7 और 9 को भी लेकर। तो हम देख सकते हैं इसके जो अवयव है वो सारे के सारे अवयव इसमें भी हैं। तो हम लिख देंगे इसको a इज ए सबसेट ऑफ b। अब जो वास्तविक संख्या रेखा होती है उन पर इस अंतराल को किस तरह से लिखा जाता है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि ये वाला अंतराल लिया हमने, विवृत अंतराल a, b, इसको संख्या रेखा पर हम किस तरह से लिखेंगे, ये दो खुले अंतराल बनाएंगे और इसको इस तरह से हम प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्लोज इंटरवल था a, b, इसको हम लिख देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे हम डार्क कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, इसको प्रदर्शित करेंगे हम क्लोज इंटरवल से। जैसे कि वाला ये वाला था हमारे पास, इसको हम लिखेंगे इस तरह से, एक साइड से खोल देंगे इसको। और ये वाला है a, b, इसको हम लिख देंगे इस तरह से, खोल देंगे, इसको बंद कर देंगे। ये संख्या रेखा पर इन अंतरालों का निरूपण हो गया। अब हम लास्ट में सार्वत्रिक समुच्चय देख लेते हैं। क्या होता है सार्वत्रिक समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसमें स्वयं सहित सभी अवयव समाहित हो जाएं उसको हम बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे पास, और सार्वत्रिक समुच्चय को हम कैपिटल U से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, कैपिटल U से इसको लिखते हैं। एग्जांपल है, कोई समुच्चय हमारे पास है 1, 3, 5, ये हमारे पास कोई समुच्चय है। दूसरा समुच्चय हमारे पास है 2, 4, 6,
और एक समुच्चय हमारे पास जिसको यू से लिख रहे हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कोई दूसरा समुच्चय हमारे पास। आप देख सकते हैं ए वाले अवयव भी आ गए इसमें और बी वाले अवयव भी आ गए, तो हम इसको क्या बोल देंगे, ये कौन सा समुच्चय हो गया, सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल और लेना चाहिए कि पूर्णांकों का समुच्चय है हमारे पास, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, और वाली संख्या भी आई है हमारे पास, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। ये सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आ जाती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है वो इन सारी संख्याओं के लिए कौन सा समुच्चय हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। बाकी एक और एग्जाम्पल लेना चाहे तो हम मानव जनसंख्या अध्ययन के लिए विश्व के समस्त मानवों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।